गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी उत्कर्ष अकादमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग क्लासेस में पढ़ रहे थे उसी से आगे कैरी ऑन कर रहा हूं टॉपिक को। और आज हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं हम लोग उसे। डीपीएसपी की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसकी व्याख्या की गई है, इसका वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनका वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया, तो आंसर हो जाता है भाग 4। क्लियर। तो फोर्थ पार्ट में डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। आर्टिकल की यहां पर अगर बात करें कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इनको डिफाइन किया गया, तो आर्टिकल 36 टू 51, 36 से लेकर के 51। अब देखो, अगर इसके पहले हम लोग बात करें तो यहां पर हमारा एक बेसिक पॉइंट है। जैसे कि जो भाग प्रथम था उसमें हम लोगों ने परिभाषित किया था कि प्रियम्बल और इसके डिफिनेशंस को, सेकंड में सिटीजनशिप को, थर्ड में फंडामेंटल राइट्स को, और जस्ट आफ्टर फंडामेंटल राइट्स हम लोग डिस्कस करते हैं डीपीएसपी को। यानी भाग जो 3 है और जो भाग 4 है, इनको एक पास रखा गया। दोनों में बेसिक डिफरेंस बहुत छोटा है। वो ये है कि जो भाग 3 है वो इन्फोर्सेबल है, ये प्रवर्तनीय है। इसकी जो संरक्षण है, इसका जो संरक्षण है, जो इसकी संरक्षा है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। यहां पर जो हमें भाग 3 में जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, इनकी सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगर उनमें से हमें कोई चीज नहीं मिलती तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, उस पर हम वाद कर सकते हैं, वो वादनीय है। क्लियर। उस पर वाद लाया जा सकता है, उस पर वाद आ सकता है। जबकि जो डीपीएसपी है, जो भाग 4 रखा गया, इस भाग में यही एक बात कही गई, नॉट इन्फोर्सेबल। क्लियर। नॉट इन्फोर्सेबल यानी कि ये जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल। नॉन इन्फोर्सेबल या हम ये भी कह सकते हैं नॉन जस्टिसेबल। क्लियर। जो भाग 3 था वो जस्टिसेबल था और जो भाग 4 है वो नॉन जस्टिसेबल है। ये डिपेंड करता है स्टेट के सोर्सेस पर कि वो इन चीजों को उपलब्ध कराए। क्लियर। जब संविधान बन रहा था तो संविधान के एक एडवाइजर थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे BN राव। क्लियर। एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जो परामर्शदाता हैं उनमें शामिल थे BN राव। तो BN राव ने यह कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, उनको 2 भागों में रखा जाए, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 वो जो प्रवर्तनीय होंगे, जिनकी संरक्षण कोर्ट करेगा, और दूसरे जो अप्रवर्तनीय होंगे, जिसकी जिम्मेदारी उपलब्ध कराना राज्य सरकार, राज्य की होगी, स्टेट की होगी, लेकिन वो कोर्ट से प्रवर्तनीय नहीं होंगे, उन पर वाद नहीं हो सकता, वो इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। क्लियर। BN राव के कॉन्सेप्ट को लिया गया, लेकिन उनको पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लासिफाइड नहीं किया गया, भाग 1 भाग 2 में क्लासिफाइड नहीं किया गया। उसको एक तो रखा गया संविधान के भाग 3 में, जो कि फोर्सेबल थे, क्लियर, प्रवर्तनीय थे, और दूसरे को रखा गया भाग 4 में, जो कि अप्रवर्तनीय है। जो भाग 3 में रखा गया उसको नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स, और जो भाग 4 में रखा गया उसको नाम दिया गया डीपीएसपी।
DPSP। क्लियर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये पार्ट BN राव के परामर्श को तो स्वीकारा गया, लेकिन ये भाग 1 और भाग 2 के स्थान पर इन दो चीजों में इनको क्लासिफाइड कर दिया गया। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स के बाद हमारे संविधान में सीधे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिफाइन किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन अगर होंगे कि DPSP के लिए जो रिकमेंडेशन थी वो किसकी थी, या सिफारिश जो किसकी थी, वो BN राव की थी। BN राव ने कहा था इनको भाग 1 भाग 2 में रखा जाए, जबकि इनको फंडामेंटल राइट्स और DPSP के रूप में संविधान में अपनाया गया। क्लियर? बहुत सी चीजें होंगी इसमें, जैसे महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य भी कुछ मतभेद होंगे, उन मतभेद को भी यहां हल किया जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के आर्टिकल 40 को लेकर जो डिस्टरबेंस होंगे वो राजेंद्र प्रसाद जी उसमें मध्यस्थता करेंगे और उसको रखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा DPSP आया भाग 3 में। तो याद करने के पार्ट हमारे हो गए यहाँ पर, सॉरी, DPSP के लिए। तो DPSP संविधान के किस भाग में परिभाषित किया गया, तो भाग 4। इसके पहले फंडामेंटल राइट्स भाग 3। दोनों में बेसिक डिफरेंस, फंडामेंटल राइट्स यानी भाग 3 इन्फोर्सेबल है, इसको कोर्ट के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और जो भाग 4 है वो नॉन इन्फोर्सेबल है, उसको संरक्षण प्राप्त नहीं होता, वो राज्य के स्रोत पे डिपेंड करता है वो किन चीजों को उपलब्ध कराए। क्लियर? ये आदर्शात्मक गवर्नमेंट होती है। एक तरीके से ये भी समझो, जो DPSP होता है वो ये बताता है कि गवर्नमेंट का स्वरूप क्या है, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, और इसी के आधार पर हम गवर्नमेंट के नेचर को और गवर्नमेंट की कार्य पद्धति का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। क्लियर? इसका मूल्यांकन भी किया जाता है इसी आधार पर, इनके DPSP के फिगर के आधार पर कि किस तरीके से प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्लियर? DPSP के लिए और भी कई चीजें हैं, जैसे DPSP के लिए अगर हम लोग यहां पर बात करें तो KT शाह ने एक शब्द दिया था DPSP के लिए। DPSP के लिए KT शाह ने कहा था ये एक चेक है, ये एक चेक है और ऐसा चेक है जिस पर मूल्य का वर्णन नहीं किया गया। क्लियर? ये KT शाह का शब्द है, अगर याद रहे चेक को लेके कोई भी क्वेश्चन बनता है DPSP के लिए तो आंसर क्या होगा, KT शाह। KT शाह ने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिस पर कोई मूल्य नहीं है। KT सिंह कहा था DPSP हमारे लिए एक ऐसा चेक है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट जो भी भर के दे देगा हमको उसे स्वीकारना होगा। संविधान ने हमको दिया तो है, लेकिन इस पर कोई प्रवर्तन नहीं है, इस पर कोई वाद नहीं आ सकता, हम उसके लिए कोई कानूनी तौर से मांग नहीं कर सकते। जो भी गवर्नमेंट हमें भर के देगी, जो भी राज्य हमें भर के देगा, हमें उसे स्वीकार करना होगा। ये तथ्य किसका था, KT शाह का था। तो चेक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन DPSP से बनता है तो आंसर हमारा क्या होगा, KT शाह होगा। दूसरी चीज, अंबेडकर जी ने कहा था कि पब्लिक वेलफेयर, क्लियर, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, DPSP का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर हम DPSP के ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर हम उद्देश्य की बात करें, तो वो हम लोग यहां पर बात करते हैं। देखो DPSP पे क्वेश्चन जो बनते हैं बेसिकली हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। DPSP की अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें, एक तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, क्लियर, पब्लिक वेलफेयर। कैसा लोक कल्याणकारी राज्य, ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य जिनमें शिक्षा सबको प्राप्त हो, पेंशन मिले, ठीक है, समाज में ऐसी कुरीतियां जो कि खत्म हो, जैसे मद निषेध किया जाए, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी बने, यानी जो इनइक्वलिटी है वो कम हो जाए, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक। तो एक तो लोक कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर, दूसरा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र,
क्लियर, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक यानी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, और दूसरी चीज, ये सारी चीजें कहां से मिल रही हैं हमें? डीपीएसपी से मिल रही है। यहीं पर एक तथ्य और निकल के आता है, जो संविधान के प्रस्तावना में शब्द थे, हम लोग संविधान की प्रस्तावना भी हम लोगों ने डिस्कस की है, उस प्रस्तावना में जो शब्द थे उन शब्दों को संविधान में कहीं यदि स्थान दिया गया तो वो भाग आपका कौन सा है? भाग 4 है। भाग 4 में स्थान दिया गया किसको? सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक पब्लिक वेलफेयर, या ये कहें सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर, पूछा भी जाता है कि डीपीएस में कितने प्रकार के न्याय या कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात की गई है। प्रस्तावना में भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ। तो अगर लोकतंत्र की बात करता है तो आंसर क्या होता है? 2। कौन कौन से 2? एक सोशल, दूसरा इकोनॉमिक। और यदि बात करता है कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, और तीसरा यहां पर जुड़ जाता है कौन सा? पॉलिटिकल जस्टिस। ये सारा का सारा किसमें मिलता है? हमको डीपीएसपी मिलता है। याद करने के लिए हमारे पास पॉइंट हो जाते हैं कि डीपीएसपी की जो सलाह दी थी वो किसने दी थी? तो आंसर हमारा होता है BN राव। डीपीएसपी के लिए एक चेक, एक BLA चेक, एक ब्लैंक चेक के बारे में किसने कहा? तो आंसर होता है KT शाह। क्लियर, डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आंसर होता है हमारा पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो 2 प्रकार की, और अगर जस्टिस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर, ये इतनी बात हो गई हमारी आपके साथ डीपीएसपी पर। नेक्स्ट, अंबेडकर ने यह भी कहा था कि डीपीएसपी हमारे संविधान के नोबल फीचर हैं, एक आदर्श सिद्धांत है, एक नोबल फीचर है। ये BR अंबेडकर का कथन था। अगर हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी के लिए नोबेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने कहा है? नोबेल फीचर, तो यहां पर आपका आंसर होगा BR अंबेडकर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां पर देखो सामने आया आपके, डीपीएसपी को किस भाग में व्याख्या की गई? तो आंसर हमारा क्या है? भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में इसकी व्याख्या की गई। आर्टिकल कहां से कहां तक? 36 to 51। क्लियर, अब देखो इसमें अगर हम कोई आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जैसे A या B लग के आएगा, इसका मतलब ये बाद में अमेंडमेंट से जोड़े गए, बाद में इनके संशोधन के बाद जोड़े गए, जब इनकी आवश्यकता महसूस की गई है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया? तो देखो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, BN राव ने इसकी रिकमेंडेशन की, इनकी सिफारिश की थी, हमको सलाह दी थी, लेकिन हमने इनको डायरेक्ट BN राव के कथन से नहीं ले लिया, हमने इसको लिया आयरलैंड से। क्लियर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी adopted in Indian Constitution from Irish Constitution। कहां से लिया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्लियर, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। देखो यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पुटअप हो चुका है कि भारत ने डीपीएसपी तो आयरलैंड के संविधान से लिया था, लेकिन आयरलैंड ने कहां से लिया? ठीक, तो आयरलैंड ने ये कॉन्सेप्ट लिया था स्पेन से। क्लियर, ये कहां से लिया था? स्पेन से लिया था। तो आयरलैंड ने ये स्पेन से लिया था और आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान ने अडॉप्ट किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान के भाग 4 में है। क्लियर, ओके। दीज प्रिंसिपल्स और नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपसे पहले ही बोला था अभी कि डीपीएसपी को भारतीय संविधान के नोवेल फीचर्स कहा गया, और ये किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। और केटी शाह ने यहां पर इसके लिए एक शब्द यूज किया था, वो किससे संबंधित था? चेक से संबंधित था। और दीज और नॉन इनफोर्सेबल बाय कोर्ट, अर्थात इन्हें हम कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कर सकते। क्लियर, ये प्रवर्तनीय नहीं है।
इन्हें स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगा, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम कोर्ट के द्वारा इनकी मांग नहीं कर सकते, ये राज्य के अपने स्रोतों के आधार पर निर्भर करेगा। और एक आदर्श राज्य जो होगा उस राज्य का ये कर्तव्य बनेगा कि वो इन जनता को ये सुविधाएं प्रोवाइड कराए। क्लियर। अब देखो यहां पर हम लोग हर बार बात कर रहे हैं एक राज्य की। राज्य क्या है, स्टेट क्या है? अगर हम लोग यहाँ पर स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्टेट क्या है, राज्य क्या है, आखिरकार हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं। देखो एक चीज, राज्य के लिए अभी हम एक आर्टिकल भी होगा जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे। चलो हम अभी स्टेट को आर्टिकल 36 के साथ ही डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमने बोला था अभी कि जिससे ए और 20 पॉइंट जुड़ते हैं वो क्या है, तो डीपीएसपी को सम्मिलित किया गया और इस डीपीएसपी में 42वें संविधान संशोधन से 4 नए ऑब्जेक्टिव शामिल किए। 4 new directive principles added in Constitution by 42 Constitutional Amendment Act। क्लियर। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 सिद्धांतों को और जोड़ा गया। कौन कौन से सिद्धांत जोड़े गए? आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48। क्लियर। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 4 नए नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया। एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया, जिनमें कुछ अमेंडमेंट के साथ चीजों को बढ़ाया गया। वो आर्टिकल 38, जिसका उद्देश्य इनइक्वालिटीज, क्लियर, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, अर्थात जो अंतर है वर्गों के मध्य उस चीज को कम करना। किस चीज की इनइक्वालिटी? आखिरकार उनके बीच में जो एक गैप है उस गैप को कम करना है। और ये गैप कौन सा है? तो गैप कई हो सकते हैं, जैसे इनकम का गैप, स्टेटस, फैसिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये सारी चीजें इनको बराबर बराबर उपलब्ध कराई जाए, यहां पर कोई भी असमानता ना हो। क्लियर। नेक्स्ट, चेंजेस द सब्जेक्ट ऑफ मैटर आर्टिकल 45। देखो आर्टिकल 45 क्या था? आर्टिकल 45 को जो सब्जेक्ट ऑफ चेंजेस किया गया उसमें यहां पर एक गैप बन गया। आर्टिकल 45 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शिक्षा का जो अधिकार था, शिक्षा का जो अधिकार था उसको आर्टिकल 21A में शामिल कर दिया गया। किसमें शामिल कर दिया गया? 21A में शामिल कर दिया गया, अर्थात ये अब फोर्सेबल हो गया। क्लियर। अभी क्या हो गया? फोर्सेबल हो गया। मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21A। जो अभी तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था उसको अब क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। शिक्षा का अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स बन गया, इस पर देखें तो यहां पर एक शब्द जोड़ दिया गया, 6 to 14 ईयर एज। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, ये क्या बन गया? हमारा मौलिक अधिकार बन गया। भाई अगर इसको कंपलसरी करना है तो सबसे पहले इसको भाग 4 से हटाकर भाग 3 में डालना होगा। तो आर्टिकल 45 से इसको हटा करके हम कहां ले आए? 21A में ले आए। क्लियर। और शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार बन गया, फंडामेंटल राइट्स बन गया। और 6 से 14 वर्ष की शिक्षा को हम लोगों ने गारंटी एक एजुकेशन बना दिया, एलिमेंट्री एजुकेशन बना दिया। क्लियर। और इसी के साथ बाद में आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आएगा, ठीक है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। यहां पर अब देखो जब 45 से ये सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया, अर्थात 45 में था ये, लेकिन 45 से जब इसका मैटर चेंज कर दिया गया तो यहां पर एक जगह खाली बन गई कि ना? यहां पर एक गैप बन गया कि नहीं बन गया? ये तो खाली हो गया। इसका जो मैटर था वो 21A में चला गया, 45 फ्री हो गया। तो 45 में एक चीज नई ऐड कर दी गई, वो जोड़ दी गई, अप टू 6 ईयर एज। 6 वर्ष की आयु तक की शिक्षा, जो 6 वर्ष की आयु तक की शिक्षा है उसका जो मैनेजमेंट है वो आर्टिकल 45 में कर दिया गया और 6 to 14 को उठा करके 21A के पार्ट में सम्मिलित कर दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट, added new directive principles of cooperative society by 97th Constitutional Amendment Act in 2011। 2011 के 97वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया डीपीएसपी ऐड किया गया,
वो ऐड किया गया आर्टिकल 43 बी में। क्लियर? आर्टिकल किसमें? 43 बी में ऐड किया गया और ये जोड़ा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित। किससे? सहकारी संस्था से संबंधित, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित। क्लियर? अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां तक तो हम लोगों की डीपीएसपी पर बात हो गई, डीपीएसपी पर बनने वाले जो क्वेश्चन थे बेसिकली वो की बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि आखिरकार जो हमारे सेक्शन है उनमें क्या क्या है 36 to 51। देखो, जो डीपीएसपी है बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइड है। तो डीपीएसपी में हमारे आदर्श हैं, हमारे सिद्धांत हैं और हमारे संविधान में जिन सिद्धांतों का वर्णन किया गया उन सिद्धांतों का जो बेसिक आधार है वो इन 3 भागों पर विभाजित है। कौन कौन से भाग? पहला, हमारे संविधान में विचारधारा समाजवादी रखी गई। कौन सी विचारधारा रखी गई? समाजवादी विचारधारा रखी गई। उस समाजवादी विचारधारा में कौन कौन से आर्टिकल आ गए आपके? आर्टिकल 38 क्यों? क्योंकि 38 आर्टिकल ये बताता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर? और सोशल, इकोनॉमिक, डेमोक्रेसी। तो ये समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी विचारधारा के सिद्धांतों पर आधारित है। तो हमारा आर्टिकल 38 हो गया। आर्टिकल 39 की अगर बात करें तो सेम पे। क्लियर? एक समान कार्य पर एक समान वेतन, वो वुमेन्स और मेन के आधार पर कोई भी यहां पर एक जो पक्षपात होगा वो नहीं किया जाएगा। 39A इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, 41 काम का अधिकार, 42 ऐसा वातावरण मिले। क्लियर? आर्टिकल अगर 42 की बात करें तो ऐसा वातावरण मिले जहां पर काम किया जा रहा है, एक मानवीय वातावरण हो। आर्टिकल 43 इतनी मजदूरी हो कि एक सामान्य निर्वाह हो सके। क्लियर? 43A की अगर बात करें तो ये इंडस्ट्री की बात करता है। बी की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारा जिसे कोऑपरेटिव वाली बात आएगी वो विचारधारा हमारी समाजवादी ना होकर के गांधीयन हो जाएगी। ठीक है? आर्टिकल 47 की अगर बात की जाए तो 47 हमसे कहता है मद निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य। तो ये सारी की सारी विचारधाराएं कैसी हैं? समाजवादी विचारधारा है। अब अगर गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारा एक सिद्धांत कैसा हो गया? समाजवादी। दूसरा डीपीएसपी का सिद्धांत कैसा है? गांधीवादी। कौन सी विचारधारा? गांधीवादी। जो गांधीवादी विचारधारा में बेसिक कॉन्सेप्ट गांव का है। क्लियर? ग्राम एक उनका अपना चलता है, दूसरा अहिंसा है और सत्य है। तो ग्राम पर बेसिकली काम करते हैं गांधीवादी विचारधारा में। तो गांधीवादी विचारधारा में आर्टिकल 40 सबसे पहले आपका किस पे आ जाता है? ग्राम पंचायत पे आ जाता है। जो ग्राम पंचायत को डीपीएसपी में क्यों रखा गया, बाद में हम इसको चेंज करेंगे, बाद में इसको 243 में भी लेके चले जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे उसकी भी बात करेंगे। गांधीवादी विचारधारा में मानना था कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, जबकि भीमराव अंबेडकर जी का मानना था ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए। वो इसके विरोध में थे। गांधी जी कहते थे होनी चाहिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है तो ग्राम पंचायत होनी चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि इसको एक काम करते हैं, ग्राम पंचायत का प्रोविजन रखते हैं और इसको डीपीएसपी में रखते हैं। क्लियर? तो जिस स्टेट गवर्नमेंट को आवश्यकता होगी वो इसको लागू कर लेगी और जो राज्य सरकार इसको नहीं चाहेगी वो नहीं लागू करेगी। जो गांधीवादी विचारधारा अपनाना चाहेंगे वो पंचायत राज व्यवस्था लागू कर लेंगे, जो भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को अपनाना चाहेंगे वो पंचायत राज व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे। गांधी जी को और भीमराव अंबेडकर जी इस चीज पर सहमत हो गए और ग्राम पंचायत का जो प्रस्ताव है वो किस पे आ गया? डीपीएसपी पे आ गया। क्लियर? अब देखो, संविधान सभा में नहीं है, संविधान निर्माण में गांधी जी कहीं नहीं है, लेकिन ये विचारधारा उनकी यहाँ पर प्रभावित हो रही है। क्लियर? अब बाद में जब पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया तो इसको कंपलसरी बनाने के लिए फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट कर दिया गया, इसको 243 में ले आया गया, क्योंकि जब तक इस भाग में ये रहेगा तब तक हम इसको सम्मिलित नहीं कर सकते थे। तो फिर हम इसको 243O में लेके चले गए। क्लियर? वो पंचायती राज व्यवस्था वहां पर बन गई। अब जैसे प्रेजेंट टाइम दिल्ली की बात करो, दिल्ली जैसे राजनीतिक क्षेत्र पर कहीं पंचायती राज व्यवस्था का प्रभाव नहीं है। क्लियर? आर्टिकल 43 अभी सबसे पहले हमने ऊपर भी आपका डिस्कस किया कि इतनी मजदूरी जो निर्वाह योग्य हो, कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना, इंडस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, वो गांधीयन प्रिंसिपल है। क्लियर? 43B कोऑपरेटिव की गांधीवादी विचारधारा, सहकारी संस्थाएं। 46 की अगर बात करें तो 46 में कहा गया अनुसूचित जात जनजाति को शिक्षा, सामाजिक आर्थिक न्याय। क्लियर? अब अगर 47 देखो तो मद निषेध, पोषाहार। 48
कृषि पशुपालन, दुधारू पशु। तो ये गांधीवादी विचारधारा से लेकर संबंधित आपके आर्टिकल्स हैं। इनको जब आप आर्टिकल पढ़ते हो तो इनकी विचारधारा के आधार पर इनको आप विभाजित कर सकते हो। बेसिकली एसएससी के पोर्शन पर इतनी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। थर्ड फेज पर अगर बात करें तो थर्ड फेज में आपके सामने है उदारवादी। उदारवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद, जिसमें आर्टिकल आपके 44, 45, 48 अभी हम लोग बात कर चुके हैं। 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो जब कानून की आप बात करते हो तो कानून दो पार्ट में विभाजित हो जाता है, एक नागरिक, दूसरा सामाजिक। अगर सामाजिक पर बात करो तो ये समान है क्योंकि ये क्रिमिनल है। जो आपराधिक कानून है वो समान है, लेकिन जो नागरिक आधार पर है वो धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर लोगों के लिए अलग अलग अधिकार प्रदान करता है। तो ये कानून भी खत्म करना और एक कॉमन प्रोसीजर कोड बनाना है, ठीक है, एक कॉमन सिविल कोड बनाना है, एक समान नागरिक संहिता बनानी है, जो कि आर्टिकल 44 जो कि अभी संभव नहीं हो पाया है, अभी लागू नहीं हो पाया है, लेकिन काम चल रहा है। हाँ, लेकिन इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि ये फोर्सेबल नहीं है, हमें सरकार पर ही निर्भर होना है, सरकार इस पर बनाएगी। क्लियर। आर्टिकल 45 शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 48 की अगर पशुपालन, दुधारू पशु, 48 ए पर्यावरण संरक्षण, 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो है, जो स्थल है उनका संरक्षण, आर्टिकल 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का जो पृथकीकरण है, और आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है उसके बारे में बात करता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट हुआ कि जो बीपीएसपी के सिद्धांत हैं वो किन विचारधारा पर विभाजित होते हैं या कौन कौन सी विचारधारा का उनमें समन्वय पाया जाता है। तो तीन प्रकार की विचारधारा का उनमें समन्वय पाया जाता है। नंबर 1 समाजवादी विचारधारा, नंबर 2 गांधीवादी विचारधारा, नंबर 3 उदारवादी विचारधारा। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा देता है, स्टेट की परिभाषा देता है, स्टेट को डिफाइन करता है। तो स्टेट को जो हम भाग 3 में डिफाइन कर चुके हैं, आर्टिकल 12 पढ़ा है ना, ठीक है, 13 पढ़ा है ना, तो वहां पर जो हम लोगों ने डिफाइन किया है वही चीज यहां पर सेम है। मतलब राज्य वो होता है जो अपने लिए पूर्णतया, अगर हम लोग राज्य की बात करते हैं तो राज्य वो होता है जो पैसों के लिए आत्मनिर्भर हो, अर्थात अपने स्रोत को बनाने के लिए आत्मनिर्भर हो, अर्थात टैक्स इंपोज कर सके, ड्यूटी लगा सके, यानी कर वसूल सके। अगर वो ऐसा करता है तो वो एक स्टेट है। दूसरी चीज, अपने लिए नियम और कानून बना सके, जिसका अपना एक कार्यक्षेत्र हो, ऐसी संस्था को क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। अर्थात स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे प्रीमाइसेस, एयरपोर्ट प्रीमाइसेस, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे राज्य हैं। राज्य का मतलब सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती, एक ऐसी संस्था जो पैसों के लिए स्वयं निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो, अपना पैसा कलेक्ट करती हो, अपने लिए नियम और कानून बना सके और जिसका अपना एक कार्यक्षेत्र हो, ऐसी संस्था को राज्य की संज्ञा दी जाती है। क्लियर। तो ये थी राज्य की परिभाषा। तो राज्य भी क्लियर हुआ क्या राज्य होता है, और राज्य के लिए जो डिफिनेशन है वो भाग 4 में किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 36 में है। क्लियर। आर्टिकल 37 क्या कहता है? तो वो तो देखो सिंपल चीजें हैं। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के लिए यहां पर कौन सा आर्टिकल था? तो आर्टिकल इसके लिए कौन सा आया? 36। अब हमने कहा था कि ये डीपीएसपी है, ये नॉन फोर्सेबल है,
या नॉन जस्टिसेबल है। क्लियर, नॉन जस्टिसेबल है, ये कौन कहेगा? इसके लिए भी कोई ना कोई आर्टिकल होना चाहिए, बिना आर्टिकल के तो काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आपका आर्टिकल 37 है। आर्टिकल 36 स्टेट को डिफाइन करता है। क्लियर, और नॉन जस्टिसेबल की अगर बात करें या नॉन फोर्सेबल की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 37 है। अब अगर आर्टिकल 38 की बात करते हैं तो क्या कहता है? तो देखो, आर्टिकल 38 ही वो है जो प्रस्तावना के शब्दों को स्थान देता है। प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनको स्थान कौन दे रहा है? आर्टिकल 38 दे रहा है, और इसी के आधार पर डीपीएसपी पूरा डिफाइन हो जाता है। क्या कहता है आर्टिकल 38? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी न्याय। कितने प्रकार के न्याय? तो आंसर होता है 3 प्रकार के न्याय। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र। कितने प्रकार का लोकतंत्र? तो आंसर होता है 2 प्रकार का लोकतंत्र। क्लियर है? आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 39 सेम पे स्केल, सेम पे स्केल यानी समान मजदूरी। समान मजदूरी का मतलब, समान मजदूरी का यहां पर हमसे मतलब है एक समान पद पर एक समान कार्य के लिए एक समान मजदूरी। हाँ, यहां पर भेद सिर्फ इस बात का है कि अगर वही कार्य महिला कर रही है तो भी एक मजदूरी, वही कार्य अगर पुरुष कर रहा है तो भी वही मजदूरी। दोनों में मजदूरी में फर्क किया नहीं जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि वही काम एक गवर्नमेंट ऑफिसर कर रहा है, वही काम एक प्राइवेट ऑफिसर कर रहा है, तो उन दोनों में अंतर है, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो मुद्दा ही प्रवर्तनीय नहीं है। क्लियर? डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के सोर्सेस के आधार पर वो कितना वेतन दे रहे, कितना वेतन नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक समान, जैसे प्राइवेट ही पुरुष है, वो प्राइवेट कार्य महिला भी कर रही है, तो उसका वेतन एक समान होगा, वहां पर कोई अंतर नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 39 में बताया गया। क्लियर? आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस। 39A क्या कहता है? समान न्याय, ये भी कहा गया है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो क्वेश्चन यहां से पुटअप किया जाता है, फ्री लीगल एड, निशुल्क कानूनी सहायता। क्लियर? निशुल्क कानूनी सहायता गरीबों को, असहाय को, वंचितों को राज्य के द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे वो कानून का पूर्णतः लाभ प्राप्त कर सके। क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 हमने पहले भी बोला था, गांधी जी के विचारों के मतभेद वाले पोर्शन पर। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 ये कहता है कि हमको राइट ऑफ वर्क या वर्क राइट है, या राइट ऑफ वर्क, काम का अधिकार, काम पाने का अधिकार, काम का अधिकार है। अब अगर हमको काम मिल गया तो आर्टिकल 42 किसकी बात करेगा? आर्टिकल 42 इस बात की बात करेगा कि जहां पर कार्य कर रहे हैं, जो हमारा वर्क प्लेस है, उसका जो एटमॉस्फियर हो, उसका जो वातावरण हो, वो कार्य करने के योग्य हो, यानी कि उचित वातावरण, एक मानवीय वातावरण हो जहां पर कार्य करना संभव हो। तो हमको काम मिल गया, काम का उचित वातावरण मिल गया, तो नेक्स्ट क्या बचता है? 43। 43 ये कहता है कि हमको जो मजदूरी मिल रही है, जो लेबर चार्ज मिल रहा है, वो इतना तो हो जो निर्वाह योग। ऐसा नहीं है कि वर्क लेबर बहुत है मार्केट में तो पैसा ही बहुत कम कर दो, एक मिनिमम वेजेस तो हो, जो लेबर चार्ज है, जो वेजेज है, वो मिनिमम वेजेस तो हो जो निर्वाह योग्य हो। यह आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में ही 2 पार्ट हो जाते हैं।
43A और 43B। 43A ये कहता है इंडस्ट्रियल को डिफाइन करता है, और 43B कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर? और कुटीर उद्योग। क्लियर? तो यहां पर 43 में ही कुटीर उद्योग की भी बात की जाती है, कुटीर उद्योग की भी बात की जाती है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। क्लियर? एक ऐसा कानून बनाना जो सबके लिए समान हो, यहां पर धर्म के आधार पर भी कोई भेद ना हो और उनकी संस्कृति के आधार पर भी कोई भेद ना हो। हमारे यहाँ जो नागरिक कानून है वो समान नहीं है, और जो सामाजिक कानून है वो समान है। क्लियर? तो नागरिक कानून में भी समानता, यह आर्टिकल 44 कहता है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, शिक्षा का अधिकार। इसमें जो सारे अधिकार थे वो पहले ही आर्टिकल 21A में शामिल कर दिए गए। शिक्षा का जो अधिकार है आपके, वो इसके पहले ही आर्टिकल 21A में शामिल कर दिए गए थे, जिसकी बात हम लोगों ने पहले ही कर ली है। तो यहां पर कौन सा शामिल कर दिया गया? अप टू 6 ईयर, अप टू 6 ईयर, क्योंकि 6 से 14 तो 21A में चला गया, फंडामेंटल राइट्स में हो गया, 21A में चला गया। क्लियर? आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक न्याय, इस क्षेत्र को बढ़ाया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तक बढ़ा दिया गया आर्टिकल 46 में। अब अगर आर्टिकल 47 की बात करते हैं तो देखो आर्टिकल 47 क्या कहता है। आर्टिकल 47 कहता है मद्य निषेध। क्लियर? पोषाहार, स्वास्थ्य, ये भी एक आदर्श राज्य का सिद्धांत अधिकार है, कर्तव्य है कि वो जो स्वास्थ्य पर हानिकारक हैं उन चीजों को प्रतिबंधित कराए। इतने कठिन निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता, कुछ राज्यों ने लिया है, लेकिन हर एक राज्य ने अभी इस पर अपने अधिकार का पालन नहीं किया। लेकिन हम इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये अधिकार कैसे हैं? नॉन फोर्सेबल है। क्लियर? भाग 4 में है। आर्टिकल 47 हो गया। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 क्या कहता है? अब देखो मद्य निषेध हो गया, ठीक है, तो व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा, क्या करेगा? कृषि, आर्टिकल 48 कृषि की बात करता है, पशुपालन की बात करता है, दुधारू पशु की बात करता है, इनको संरक्षण प्रोवाइड कराना, इनको प्रोत्साहित करना भी राज्य का कर्तव्य है। क्लियर? आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि यहां पर भी जीवन का अधिकार है। तो आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक
या जो स्मारक स्थल हैं उनका संरक्षण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। क्योंकि एक साथ रह करके काम करना संभव नहीं है, इनका पृथकीकरण। और आर्टिकल 51A ये भी राज्यों का एक आदर्श सिद्धांत है। अंतरराष्ट्रीय शांति यानी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स राज्य के हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिनको प्रोवाइड कराना, जिनको उपलब्ध कराना उसका एक कर्तव्य है। लेकिन ये फोर्सेबल नहीं है, किसी भी राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। ये उसके स्रोतों के आधार पर, उसके सोर्सेस के आधार पर, उसके पास संसाधन जो उपलब्ध हैं उनके आधार पर निर्भर करेगा कि वो उनको उपलब्ध कराए। क्लियर? समय के साथ धीरे धीरे ये बढ़ते हैं, इनमें परिवर्तन किया जाता है, किनको उपलब्ध कराया जा रहा है, कौन से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इनके लिए हम कहीं पर जाकर के न्यायालय से फोर्सेबल नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि एक जो बेसिक पॉइंट है वो एक इसमें लगा हुआ है कि उनके पास सोर्स उपलब्ध है या नहीं है। क्लियर? तो ये था डीपीएसपी। इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट है समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू क्लास। थैंक्स फॉर